चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। आखिरकार इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। कई दिनों से निगाहें लगी हुई थी कि आखिरकार क्या होगा, लॉटरी किसके नाम पर खुलेगी, सभापति महिला होगी या पुरुष होगी, ओबीसी होगा या कौन होगा। लेकिन जयपुर में आखिरकार लॉटरी खुल गई। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति पद के लिए अना रशीद के नाम पर मोहर लगी, यानी कि कोई भी इस पद के लिए सभापति बन सकेगा। यह बात अलग है कि लगभग संभावना यही है कि सामान्य वर्ग से ही कोई नया सभापति बनेगा। महिला के बनने की बात तो बहुत ही दूर की है। लेकिन अब लॉटरी खुलने के बाद जो सभापति पद के दौड़ में शामिल है, जो दावेदार हैं, उन्होंने अपना सुरक्षित वार्ड तो तलाश कर रखा है, लेकिन उनकी निगाहें अब 17 अगस्त को खुलने वाली जो अलग अलग वार्ड की जो लॉटरी है उस पर लगी हुई है कि उनका वार्ड अनारक्षित होगा या नहीं। यदि महिला के लिए होगा तो उन्होंने उसके लिए अपनी पत्नी या पुत्री के नाम के लिए भी सब कुछ तैयार कर रखा है, लेकिन उन्हें स्वयं अपना नया वार्ड तलाश करना होगा जो कि सामान्य से होगा, तभी वह इस सभापति की कुर्सी पर पहुंच पाएंगे। यदि भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के मुकाबले भाजपा में दावेदारों की संख्या काफी अधिक है। मुख्य रूप से दावेदारों की यदि बात करें, आधा दर्जन ऐसे दावेदार हैं जिनमें चित्तौड़गढ़ के विधायक के भी समर्थक हैं और सांसद के भी समर्थक हैं। देखना यह है कि आखिरकार किसके नाम पर मोहर लगेगी। यूआईटी चेयरमैन के कुछ दावेदार भी हैं, तो वह क्या उस पद तक के लिए इंतजार करेंगे या अभी जो मलाई हाट लगेगी उस पर उनकी निगाहें। कांग्रेस की यदि बात करें तो इस समय कांग्रेस आपस में उलझी हुई है, गुटबाजी में उलझी हुई है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस इस समय कमजोर स्थिति में है, क्योंकि कोई भी ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो कि कांग्रेस का बोर्ड बनाने में सक्षम हो सके, जबकि भाजपा में रणनीतिकारों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक है। चित्तौड़गढ़ के विधायक की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी होगी, क्योंकि उन्हें 2028 का चुनाव पुनः चित्तौड़गढ़ से लड़ना है और वह ये चाहेंगे कि वह भाजपा के टिकट पर लड़े और उसके लिए यह आवश्यक है कि नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बने, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ भदेसर में भाजपा का बोर्ड बने। अलबत्ता आने वाले दिनों में सभी की निगाहें इस ओर लगी होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में गत महीने संदिग्ध परिस्थितियों में एक फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन भी मृतक के परिजनों ने कहा था कि यह एक्सीडेंट नहीं है, जो कि पुलिस बता रही थी। यह बताया था कि कुछ लोग इस युवक को व्यक्ति को धमकी दे रहे थे लगातार, और इसी कारण उनके द्वारा ही इसकी हत्या सुनियोजित तरीके से की गई, जिसकी शिकायत पुलिस को भी की गई। लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाकर ठंडे बस्ते में इस मामले को लेकर डाल दिया गया, जिसको लेकर मृतक के मूलतः गांव जो कि भिलवाड़ा जिले का है, वहां से बड़ी संख्या में कई लोग, जिनमें कई महिलाएं थी, मृतक के परिवार जन भी थे, चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं गुरुवार को कलेक्ट्रेट में उन्होंने न्याय की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में गत दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की हुई मौत को लेकर परिजनों के साथ बड़ी संख्या में आए लोगों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि यह हत्या का मामला होने के बावजूद बेगू पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसे एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है। बेगू क्षेत्र में गत 26 जुलाई को एक फैक्ट्री के समीप नरेश दरोगा की मौत हो गई थी, जिसको लेकर प्रार्थी के भाई द्वारा इस प्रकरण में 4 जनों पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि इनके द्वारा लगातार उसे धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर नामजद रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है और इसे दुर्घटना का मामला बता रही है। भिलवाड़ा जिले के टहला से बड़ी संख्या में आए लोगों ने बताया कि नरेश दरोगा मूल रूप से इसी गांव का निवासी था और बेगू क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। ग्रामीणों ने बेगू थानाधिकारी की कार्रवाई को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए
इस पूरे मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाई जाने की मांग की। क्या है आखिरकार पूरा मामला जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इतनी बड़ी संख्या में आप सभी को आना पड़ा? जी मेरा नाम जगदीश चंद्र दुर्गा है। हम गांव टेला से हैं और नरेश सिंह भाटी का जो मर्डर हुआ था उस मामले में आए हैं। और नरेश सिंह भाटी का मर्डर होने से पहले उनके घर में विवाद चल रहा था और फिर जो 26 तारीख को उनको धमकियाँ मिल रही थी फ़ोन पे पूरे दिन भर धमकियाँ मिल रही थी। और फिर वो शाम को उनकी धमकी मिलने पर वो फैक्ट्री से बाहर आए और जब उनका ये ऐसा कांड हुआ था और बेगू प्रशासन को हमने रिपोर्ट दी थी कि 29 तारीख को हमने बेगू प्रशासन को रिपोर्ट दी कि हम एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, हमें मर्डर लग रहा है। और बेगू प्रशासन ने कहा कि हम 24 घंटे में आपकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की। और चुकदा दिन तक जब तक उनका 12 दिन नहीं हुआ तब तक वो बुलाते रहे और कोई कार्रवाई नहीं की। ये बुलाते हैं, बिठाते हैं, वापस भेज देते हैं और चुकदा दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमने बेगू प्रशासन को भी वहाँ पे भी प्रस्ताव दिया था, वहाँ पे भी धरना दिया था। लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि डिप्टी मैडम को और सीआई साहब दोनों को धरना दिया था और दोनों ने बोला था कि हम आपकी कार्रवाई सोमवार तक कर देंगे, यानी कि 2 दिन के अंदर। जो 2 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब ये हमने धरना दिया था उसके दूसरे दिन से डिप्टी मैडम छुट्टी पर चली गई, 2 दिन की छुट्टी पर, और तीसरे दिन आई तो उनका ट्रांसफर भिलवाड़ा हो गया। अब एक केस संभालने वाला तो बचा ही नहीं है वहाँ पे। और इतने दिन हो गए फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर हम यहाँ आए हैं, यहाँ गुजरे में अभी भी खुले घूम रहे। इसलिए हम यहाँ एसपी ऑफिस से एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हम हमारे न्याय के लिए उनके पास आए हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि हमें उनसे न्याय मिल जाएगा। यानी कि ये घटना 26 जुलाई की है? हाँ, 26 जुलाई की है और आज 13 अगस्त हो गई है, तो अब फिर भी 13 अगस्त ये जो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो आप ही उनके साथ में थे? हाँ बिल्कुल। और क्या आपको भी लगा कि धमकियाँ आ रही? हाँ बिल्कुल, फ़ोन आ रहे थे, तब मैंने ही फ़ोन पे बात की थी, उसके फ़ोन पे फ़ोन आया था तब मैंने ही बात की थी। तो मैंने बोला जो भी पारिवारिक बात है तो इसको 5 जने बैठ के ख़त्म कर दो। पर आगे वाला धमकी दे रहा था कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी जगह बताओ, कौन सी जगह बैठे हो, मैं आ जाता हूँ, मेरे को मिलना है, बात नहीं करनी है। फिर अननोन नंबर से मेरे भी कॉल आया, मुझे भी कह रहा था उसको मारेंगे कूटेंगे, गाली गलौज कर रहा था। और 8:30 बजे वो उधर से कंपनी चला गया था। कंपनी से फिर मैंने 9:15 बजे लास्ट बात की थी, तब उसने मुझे बोला कि भाई वो बुला रहे हैं तो मैं उनके पास जाके आ रहा हूँ। ये मान नहीं रहे, गाली गलौज कर रहे हैं और बहुत अशब्द बोल रहे हैं। तो आपका कहना है कि मतलब पूरा जो मामला है ये पारिवारिक मामला हुआ और पारिवारिक लोगों से जुड़ो नहीं जो है ये हत्या की है। तो पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक बिल्कुल कोई 0% कुछ भी हमारे को वो नहीं मिला ऐसा कि जिससे हम संतुष्ट हो सके। सब एक्सीडेंट कह रहे हैं पर एक्सीडेंट नहीं है सर ये। और आंखों से देखा आती तो कैसे कह सकते हैं एक्सीडेंट होता है, तो वैसे भी पता चल जाता है। इंसान छूलता है, कपड़े भी फटते हैं, तो ना तो कपड़े फटे हुए थे ना शरीर ज़्यादा छुला हुआ था। और उसकी ज़्यादा चोट भी नहीं लगी थी, मुंह पे चोट लगी थी और पीछे चोट लगी थी और कपड़े पे एक दाग, मतलब कपड़े पे बिल्कुल खरोच भी नहीं आ रही है। कपड़े बिल्कुल, हमें ठोकर खा के गिरते हैं फिर भी हमारे कपड़े फटते हैं, लेकिन वो इतने बड़े एक्सीडेंट में आग में खत्म हो गया तो उसके कपड़े तो फटने चाहिए ना, उसके कपड़े भी नहीं फटे। इसलिए हमको शंका हो रही है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। और हमें शंका कि हमें तो पूरा कंफर्म पता है कि हमें मर्डर ही है ये। आप इनकी पत्नी हैं, क्या ये जो धमकी वाली बात है, क्या आपको लग रहा है कि गत कई समय से उनको धमकी दी जा रही थी? क्या आपको जो है कभी उन्होंने बताया आपके पति ने? हाँ, धमकी मिल रही थी। राधेश्याम ने हमारे घर आया था, उनकी बेटी भी धमकियाँ दे रही थी। किनकी बेटी कौन? राधेश्याम। तो ये जो आपके जो है ये क्या लगते हैं, आपके पति के क्या लगते हैं? ये मतलब रिश्तेदार है कि आपके? रिश्तेदारी की लाडी है।
अच्छा, तो किस बात को लेकर धमकी? कोई जमीन का मामला था या क्या भूखंड का मामला था, क्या था? नहीं, वह उसने बोला कि हमारे घर पर कुछ और आ रहे थे ना, इसलिए वह कभी कभी कंपनी से आते हैं, कभी देख लिया होगा किसी दूसरे को, इसलिए उसका बदनाम करके ये सब मामला किया गया है। तो आपको भी लग रहा है कि उनकी हत्या हुई है? हाँ, हैं? हत्या हुई और उसको क्या लग रहा है आप लोगों को? आप भी महिलाएं इतनी बड़ी मर्डर हुआ है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आपको लग रहा है? क्या है? मागी सुनाई नहीं हो रही, आपकी सुनाई नहीं हो रही है? मागी सुनाई नहीं हुई जो आपगन का यार थे, मागी सुनाई करो, आपने करनी पेड़ी ना। हमारा ने बुलायो, धमकियां देन बुलायो, हमारा ने मारियो। अब आप उनकी माँ हैं, माँ तो आपको भी बेटे ने कभी बताया तो होगा कि भाई मेरे को धमकियां मिल रही है, इसलिए हमारा फोन लगायो मम्मी, मारा छोटा भाई को ससुरा जी मारा फोन डाल रिया, भाई क्यों डाल रिया? जो कि मैं नाल आज जा लाडपुर चौकी से आज जा, तुम्हारे बात करनी, बात करनी तुम्हारे, तो मैं क्यों भाई थारू बात किया खाची करे बात करूँ तो मुँह की करूँ, जो कि मारू बात करनी, जो मैं क्यों थारू फोन कार्ड मैंने लगावा दे, फोन लगायो यही के फोन लगाए तो क्यों मैं निया नगर रात हूँ, अरे उसके साथ में 2 लड़का है, उसका हमारे लंबर चाहे, जो मैं क्यों भाई वो लड़का तो मैं जानू नहीं, मैं लंबर भी नहीं, तो थारे लंबर चाहो तो सुबह लंबर दिए वहाँ, तू सुबह आ जाए मगर फोन किया सुबह आ जाए तो लंबर दिए, तो लंबर सुबह का लेके तो वो की क्यों तो वैसा आपकी बात रखूँ, मैं निया नगर रात हूँ, तो जब बाद में वो धमकियाँ देते उन्हें बाहर कटायो, वो गेट में सूझ गयो, वो रोटियां खाली होटल पे, वो मारू बात करी मम्मी मैं सूझ गयो, मैं अब मैं बाहर न कटूँ, तो बच्चे उन्हें धमकियाँ लगा उन्हें बाहर काटियो कंपनी के बाहर। कितने बेटे हैं उसके? बेटे या बेटी है कोई? छोटा बेटा है। अच्छा, एक छोटा बच्चा भी है। सभापति के बारे में हमने आपको बताया कि अनारक्षित है, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख के बारे में यदि बात करें तो महिला के लिए ये लॉटरी खुली है। देखते हैं आखिरकार किस विधायक की पत्नी जिला प्रमुख बनेगी, या किस प्रभावशाली नेता की पत्नी जिला प्रमुख बनेगी, या सामान्य कोई कार्यकर्ता है उसकी पत्नी को यह अवसर दिया जाएगा या नहीं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा चित्तौड़गढ़ गुरुवार को पहुंचे एवं उन्होंने जिले भर से आए अफीम काश्तकारों की विभिन्न समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वासन तो दिया गया, कई काश्तकार संतुष्ट भी दिखाई दिए इस जनसुनवाई को लेकर, लेकिन उनका कहना था कि जो समस्याएं बताई गई है आखिरकार उसका समाधान कब तक हो पाएगा, और जो सरकार के स्तर की समस्याएं हैं उसका समाधान भी नई अफीम नीति से पहले हो पाएगा या नहीं। उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ गुरुवार को काफ़ी देर तक जिले भर से आए अफीम काश्तकारों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकांश काश्तकारों ने गत वर्षों में विभिन्न कारणों से काटे गए अफीम के पट्टे बहाल करने की मांग की। आगामी अफीम नीति घोषित होने से पहले इस जनसुनवाई को अफीम काश्तकारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने इस दौरान कई किसानों से व्यक्तिगत तौर पर उनकी परेशानी सुनी एवं अपने समीप बिठाकर उनके द्वारा लाए गए दस्तावेज आदि को देखकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कई किसानों ने इस दौरान पट्टे में गलती, नामांतरण एवं अन्य कारणों को अधिकारियों के सामने रखते हुए बताया कि उन्हें इसके कारण काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इस पर उप नारकोटिक्स आयुक्त ने अधिकारियों को इसका शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। कई किसानों ने अफीम का मूल्य बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने कई वर्षों से इसका मूल्य नहीं बढ़ाया है। कहाँ से आया भाई? क्या मांगे हैं? खास तौर पर अफीम नीति की घोषणा होने वाली है दीपावली के आसपास, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आप लोगों की? पट्टा रुक रहे हैं 2002 में। तो ये मांग तो आप गत कई समय से उठा रहे हो, लेकिन 15 साल कितने ऐसे पट्टे होंगे जो कि काट दिए गए, बहाल नहीं हो पाए? लगभग बहुत से पट्टे हैं। और इसके अलावा क्या मांग है आप लोगों की? मार्फिन वाली मांग जो चली उसको मांग उठाया आपने? और क्या मांगे आप लोग जिस मांग को ले? सब कभी से थोड़ा तो आपको क्या लग रहा है ये जो सुनवाई हो रही है वाकई में सुनवाई हो रही है, लीपापोती हो रही है? भैया तो क्या पता है सर? नहीं, आपको लग रहा होगा ना कि वाकई में जो है सुनवाई हो रही है या केवल
या क्या संतुष्ट करने के लिए हैं? मांग रख रहे हैं। मांग तो रख रहे हैं, लेकिन अधिकारी किस तरह का आपका आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि एक सुनवाई तो होते ही वाकई में जिसमें समस्या समाधान होता है, एक होता है लिपा पोती वाली बात। अधिकारी तो बढ़िया है साहब। अधिकारी बढ़िया है, अधिकारी से कोई नाराजगी लेकर नहीं है, हैं? बढ़िया साहब। अधिकारी बहुत अच्छे हैं, सब ऐसे चार पार्टी बुला रहे हैं। अधिकारी अच्छे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हो रही है, समूह में हो रही है, सबके हो रही है। तो संतुष्ट है आप सुनवाई से? क्या है? एक हमारी मांग है कि जैसे ये नारकोटिक विभाग हमसे कच्चे ढोल का नाप लेता है, जैसे कि क्या कि कच्चे ढोल का लिखवाते हैं, लेकिन विभाग दूसरी तरफ मोर्चे निकालने के लिए कंसिस्टेंसी को भी मल्टीप्लाई करता है। तो अगर कंसिस्टेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बिना उसको सुखाए अभी को कंसिस्टेंसी नहीं आती। तो अब नारकोटिक्स विभाग हमें से कच्चा ढोल लेता है, तो हम जैसे 8 किलो लिखवा देंगे, तो विभाग के आते अधिकारी हमारे यहाँ जैसे 10 किलो 15 किलो बोली तो बाकी का केस बना देते हैं। जबकि अगर उसको बिना सुखाए उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती, तो रो अफीम का डाटा लेते हैं और फिर हमारे ये चोरी नीति है, उसको भी एक सुधार किया जाए और इसमें या तो कच्चा ढोल ना लिखा जाए या फिर उसमें सूखने का भी एक कॉलम बनाया जाए कि इतनी किसान आज के टाइम पे इतनी सूखी ये लिख सके। एक 8/29 को लेकर भी आपकी गत कई समय से मांग चल रही है। वो इसमें यूँ है कि जनरल जैसे कि एक दिन पकड़ाता है और विभाग वाले उसमें 50 दिनों का नाम ले लेते हैं। 1 केजी अफीम उसमें 50 दिनों के नाम ले लेते हैं। इससे लगभग सबसे उगाई होती है और लाइट में जब क्या देते हैं, जो मांग देते हैं उसमें 1 या 2 दिनों का नाम ही लगते हैं, लेकिन उसे उगाने का एक तरीका है। तो वाकई में लगता है आपको इसका दुरुपयोग हो रहा है? हाँ बिल्कुल दुरुपयोग। सुनवाई हो रही है, क्या आप सुनवाई से संतुष्ट हैं? आपकी व्यक्तिगत तौर पर बात करें, क्या लग रहा है आपको? हमारा नंबर अब आएगा। अच्छा, आप नंबर आए, क्या समस्या लेकर आप आए हो? सब मोटी समस्या कई है आप लोगों की। जो विभागीय नियमों के कारण जो पट्टे रुके हुए हैं, पट्टा रुके तो उसको बाद में बात करेंगे। पट्टा रुका हुआ, उस समस्या को लेकर आप आए हैं। विभागीय नियमों के कारण इसका रिप्रेजेंटेशन हम लेंगे और आगे जो है एमसी साहब से बात करेंगे, जो 2004 से पहले जो विभागीय नियमों के कारण जो रुके हुए पट्टे, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस जन सुनवाई को लेकर उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि सर, आखिरकार समाधान के बीच आप काश्तकारों के बीच आए हैं। मुख्य रूप से अब तक की जो सुनवाई हुई है, किस तरह की समस्याएं काश्तकारों के सामने आ रही हैं? समस्या अभी आई है उसमें ये आ रही है कि लाइसेंस में जैसे कहीं मॉर्गेज कम है, कई बार किसानों को पता ही नहीं है कि वो अभी पॉलिसी में आया नहीं है, तो उसमें कुछ भ्रांतियाँ हैं किसानों को। कुछ हम इसी समय बता रहे हैं कि उनका भी पट्टा आएगा नहीं। कुछ नाम शुद्धिकरण की बात भी आ रही है, तो नाम शुद्धिकरण के लिए हम लोग यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी समस्या है, काश्तकारों से हमारी भी बातचीत हुई, उनकी सबसे बड़ी समस्या रुके गए जो पट्टे हैं उनको बहाल करने की मांग को लेकर आ रही है। तो क्या माना जाए कि नई अफीम नीति में कुछ सकारात्मक समाधान की उम्मीद? ये अफीम नीति आएगी तभी अपन देख पाएंगे। जैसे अफीम नीति आती है और मीटिंग होती है उसके बाद अपन कर पाएंगे, हो सकता है आ भी जाए। जी हाँ, क्या माना जाए कि गत वर्ष जिस तरह काश्तकारों को राहत मिली थी, समय पर पॉलिसी घोषित हो गई थी, इस तरह की उम्मीद इस साल भी है? गवर्नमेंट तो असल में हेल्प करना चाह रही है किसानों को, तो हर पॉलिसी में हेल्प करती है, जो भी देखिए सारी अच्छी पॉलिसी है। थैंक यू। भैरूलाल पिता रूपा स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय समारोह चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। समारोह को लेकर गुरुवार को अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। वहीं उदयपुर से आई टीम द्वारा स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी परखा गया और बाद में ओके रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद में स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ा दी गई। स्वाधीनता दिवस पर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम का गुरुवार को अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। वहीं उदयपुर से आई टीम द्वारा स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को विभिन्न उपकरण के माध्यम से परखा गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा
प्रातः 9:05 पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा राज्यपाल के संदेश का वाचन किया जाएगा, जिसके पश्चात विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। जिले की विभिन्न प्रतिभाओं को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। लेकिन प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस से 2 दिन पूर्व 13 अगस्त रात्रि तक भी प्रतिभाओं की सूची जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं की जा सकी, जिसका कारण सूची 1-2 दिन पहले जारी होने से घमासान की स्थिति बनी रहने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि सूची में जो वाकई में प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान कम बल्कि सिफारिश के आधार पर सम्मान अधिक होता है। इनमें विधायक एवं सांसद की सिफारिश के साथ ही अन्य कई जनों की सिफारिश भी होती है। कुछ विभागों के अधिकारी के सचिव आदि द्वारा भी सिफारिश की जाती है। और ये परेड मंच की ओर अग्रसर है। दिवस का एकता का संदेश, अनुशासन का संदेश, आगे बढ़ने का संदेश देते हुए हमारे ये समस्त और मंच की ओर से कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन की तो कौन पर लुटाए जा, यही संदेश दे रहे हमारे राजस्थान पुलिस के और पीछे है होमगार्ड, जिसका नेतृत्व कर रहे मिस्टर कमलेश तेली। होमगार्ड के जवान मंच की ओर से अग्रसर है, बहुत ही सुंदर। और अब है सैनिक स्कूल, हमारे एयर विंग कमांडर मंच की ओर से गुजरते हुए आगे बढ़ते हुए, और उसका नेतृत्व करें मिस्टर जीतू आर्मी सैनिक स्कूल। उसके बाद में नेवी टीम का नेतृत्व मिस्टर नितेश जाट मंच की ओर। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करेगा। बहुत ही सुंदर, ये है राजस्थान चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र, और एयरविंग का कमांडर है मिस्टर राजपाल सिंह, और इसमें है हमारे सैनिक स्कूल की बेटियां। निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए, कदम मिलाते हुए एकता का संदेश, अनुशासन का संदेश, एक व्यंग ऑफ दृश्य है इस स्वतंत्रता दिवस की इस परेड पर। और उसके पीछे है शहीद मेजर नटवर सिंह स्कूल के एनसीसी के हमारे मंच की ओर आगे बढ़ते हुए ललित सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और यह सिटी गर्ल्स स्कूल एएसएस की बालिकाएं बुलबुल मीणा के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर है। हमारी बालिकाएं शान है, देश की आन है, मुस्कान है, बेटी है तो कल ये बढ़ना वीराना पले, ये हमारे देश की बेटियां हैं। उसके बाद में एमपीपीसी कॉलेज के ये एनसीसी के बालक, जिसका नेतृत्व करें मिस्टर राहुल नाथ योगी, बहुत ही शानदार। और ये राजस्थान स्काउट गाइड्स के बालक बिरला स्कूल के ऋषभ व्यास के नेतृत्व में मंच से गुजरते हुए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंट पॉल मिस्टर अर्श सोनी के नेतृत्व में मंच से आगे बढ़ते हुए गुजरते हुए, और हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स के बच्चे मंच की ओर से गुजरते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए, एकता का संदेश देते हुए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल आलोक स्कूल के बालक अंत में मंच की ओर से गुजरते हुए। एक बार जोरदार ताली से काफी स्वागत करें आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। कांग्रेस जनों द्वारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट पर स्थित सैटेलाइट चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और बाद में यहां की अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि कांग्रेस कार्यकाल में यह सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अधिकांश पद रिक्त पड़े हुए, सफाई व्यवस्था यहां पर चरमराती जा रही है, कई तरह की कमियां हैं, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर देखने वाला कोई नहीं है। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल का कांग्रेस जनों द्वारा गुरुवार को निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई की कमी, जगह जगह कचरे की ढेर, अव्यवस्थित व्यवस्थाएं, पर्याप्त चिकित्सकीय स्टाफ का अभाव तथा वित्तीय व्यवस्था को लेकर काफ़ी अधिक गंभीर स्थिति है। अशोक गहलोत सरकार की दूरदर्शी सोच
और जन हितैषी निर्णय के तहत जिला चिकित्सालय की पुरानी बिल्डिंग में संभाग के 50 शैय्या सैटेलाइट चिकित्सालय की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें डॉक्टर के 22 पद भी स्वीकृत हुए थे। लेकिन वर्तमान में केवल एक डॉक्टर के भरोसे यह चिकित्सालय चल रहा है। 15 अगस्त 2023 को शहर वासियों को यह चिकित्सालय समर्पित किया गया था। कांग्रेस सरकार द्वारा DMFT फंड से पुराने अस्पताल भवन का विकास भी करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद मरीजों को किसी तरह की यहाँ राहत नहीं मिल पा रही है। एक और जहाँ डॉक्टरों की काफ़ी अधिक कमी है, वहीं अन्य अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है कि किस कक्ष में कौन सी जांच होती है। जांच भी पूरी नहीं हो रही है, जबकि चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सक और 122 प्रकार की जांचों की सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। लेकिन जब चिकित्सक ही नहीं है तो आखिरकार इतनी जांचें होना किस तरह संभव है। ज्ञापन में इस चिकित्सालय की व्यवस्थाएं सुधारे जाने की मांग करते हुए कहा कि इसके कारण खास तौर पर आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के मरीज आते हैं उन्हें अधिक परेशानी हो रही है। घर घर तिरंगा अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ में 14 अगस्त शुक्रवार को भरत बाग में युवा संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले के विधायक सांसद भाग लेंगे। इस युवा समाज के पश्चात तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के भाग लेने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ नगर में 2 दिन तक इंद्र देवता की मेहरबानी रही, जिसके कारण लोगों को काफी अधिक उम्मीद बंधी कि अब बारिश ही जो है का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन गुरुवार को इंद्र देवता शांत रहे, चित्तौड़गढ़ में मौसम भी शांत रहा, तेज धूप खिली, जिसके कारण लोगों में एक बार फिर से आशंका हो गई कि मानसून क्या ठंडा पड़ गया। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि 13 अगस्त के पश्चात मानसून एक बार फिर से सुस्त पड़ सकता है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।